हुंडरू का जलप्रपात। सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अभ्रक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिजीविका और श्रम की महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में बहुलवादी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ रोचक बन गया है। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा। पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बलखाती बह रही हैं, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरदुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही हैं और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर, कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुतगति से चले जा रहे हैं। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण। हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियां कलकल छलछल स्वर में बहती हैं तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती हैं। झरने सतत झर झरकर आंखों को तरी तथा नमी, कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। खानों में कोयला और अभ्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुंगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णनीय घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरितिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ ये छोटा नागपुर है। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अभ्रक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही हैं, तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें हुंडरू का झरना निराला है। मैं जब भी रांची गया, हुंडरू देखने जरूर जाता हूँ। ये झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। ये झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। ये झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अवाता नहीं। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुंचते हैं। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। यूं रांची से हुंडरू 27 मील दूर है। महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसा हुंडरू का झरना, वैसा उसका मार्ग। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहरकर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी। सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। चूंकि महीना अगस्त का था, इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए। पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए। पेड़ों पर चहकती चिड़ियां जिनकी चहक सुनने में आनंद आए। सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हों। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे, न रासलीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना, और उसकी यह आवाज जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंघाड़ रहे हों, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हों,
जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हों या जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार कर रहे हों। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज पड़ती है। और अब झरना देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। है क्या ये? युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है और यूं एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलता है। यूं एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। पहाड़ पर नदी का ये खेल है। यह नदी है स्वर्णरेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का ये झरना है। स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती हैं और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था। प्रतीत होता है वैसी ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीलास्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल हजारीबाग में और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका ये संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है, न हजारीबाग का, बल्कि सबका है। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहां घनघोर धारा गिरती है, वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। लगता है पत्थर को चीरकर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिवजी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया था। वही गुलाब पाश शाश्वत होकर अभी भी झझर कर रहा है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानू। यहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से ये सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझाते रहे हैं। ये शोभा, ये छटा और ये दृश्य, यह इतना बड़ा प्रपात जहां 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है और यूं सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जोन्हे में यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफेद है और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है। वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमटकर जहां नीचे गिरता है, उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए, इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथक गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। हुंडरू प्रपात की भीड़ और चीजों का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यावहारिक है। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता
तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आए और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते। धन्य हुंडरू। किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है, ये कह सकना असंभव है। पत्थर का अंतस्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए। एक वह पत्थर है जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता। ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। 243 फुट का ये प्रपात निराला है। सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है, जो कभी पुरानी नहीं पड़ती और धन्य प्रपात है, जो सदा एक सा बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी ये पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। अंधे आवाज सुन ले तो प्रवाह का अंदाज लगा लें और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज का अंदाज लगा लें। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हुंडरू अपनी चपलता के चलते मशहूर है। किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है, तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंडरू दर्शनीय है। इसकी याद भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए, लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। कामता प्रसाद सिंह, काम।